नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर आप सबका स्वागत करता हूं। कर्नाटक की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो दूसरे राज्यों से काफ़ी अलग है। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है और रूल एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, अपग्रेडेशन किस तरीके से होंगे, सीट कब छोड़ सकते हैं, मॉपअप राउंड के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सभी कैंडिडेट जो कर्नाटक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे उनकी मेरिट अच्छी है, वो कम फीस की सीट चाहते हैं या फिर उनकी मेरिट लो है और हाई फीस अफोर्ड कर सकते हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक के फीस स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि शुरू से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो फीस है वहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इंक्रीमेंट हुआ है, सारे कॉलेजेस में नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग आधे कॉलेजेस ऐसे थे जिनमें 10% का इंक्रीमेंट लास्ट ईयर ही हो चुका था, और ऐसे कॉलेज जहां पे लास्ट ईयर इंक्रीमेंट नहीं हुआ था अब वहां पे भी 10% का इंक्रीमेंट हो चुका है। तो अब जो फीस है कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेजेस की वो लगभग बराबर हो गई है। बात करें सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की, तो यहाँ पे जो फीस है वो 7,77,135 रुपए है। और कर्नाटक में इस बार एक नया कॉलेज आया था, श्री मधुसूदन साई, जिसके बारे में यह बात कही गई थी कि यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो फीस है गवर्नमेंट कोटे में वो 0 है, प्राइवेट में 750 रुपए की नॉमिनल सी फीस है। हालांकि यहाँ पे अदर कोटा भी है और उसमें 24 से 30 लाख रुपए पर ईयर की फीस रहने वाली है। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली मेरिट वाली सीट के लिए जिसपे हाई कट ऑफ देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BR अम्बेडकर 10,92,852 रुपए की फीस है। केंपागोड़ा बसेश्वरा, जितने भी कॉलेजेस हैं इन सब की फीस एक बराबर हो गई है, 10,92,852 रुपए की ये फीस है। तो इस तरीके से आप इन सारे कॉलेजेस की फीस देख सकते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। रमैया लास्ट ईयर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया था और इसकी फीस बढ़कर 22,15,750 रुपए हो गई थी। इसके बाद आदि चुनचुनगिरी जो कि बेल्लूर मैंगलोर में है, यहाँ पे फीस इंक्रीमेंट हुई है इस बार और ये फीस बढ़ के अब 20,15,750 रुपए हो गई है। और यही सिमिलर फीस SDM धारवाड़ और जो डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर कॉलेज है बेंगलोर में, इन दोनों पर भी यही फीस लागू है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी फीस इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है। दयानंद सागर की फीस इतनी थी, लेकिन SDM और आदि चुनचुनगिरी की फीस बढ़ गई है। और एक है ख्वाजा बंदे नवाज, और यहाँ पे जो फीस है वो 16,30,715 रुपए है। अगर बात करें बजट की कि बजट क्या रहता है कर्नाटक में इन सीट्स पर, तो ये जो आप फीस देख रहे हैं इसके अलावा हॉस्टल आता है। हॉस्टल के लिए जो रेंज है वो 80 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक का है। नॉन AC AC आप जिस तरीके से लेते हैं उसके हिसाब से आपको चार्जेस देने होते हैं। कॉलेजेस में कुछ कुछ अदर चार्जेस भी हैं। ऑन एन एवरेज कुछ कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लगता है, नेक्स्ट ईयर से कम हो जाता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पे 60-70 हज़ार रुपए से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक के अदर चार्जेस हैं। तो ये इस तरीके का टोटल बजट जो है वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। अब चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। बात कर्नाटक की हो, ऑल इंडिया कोटे की हो, डीम्ड की हो या फिर किसी भी राज्य की हो, 2-3 फैक्टर्स हैं जिन पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एक तो फीस स्ट्रक्चर होता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काउंसलिंग के नियम। जी हाँ, काउंसलिंग के नियम बदलते रहते हैं और इससे भी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हर एक साल एक नया ट्रेंड होता है, एक नई सिचुएशन होती है जिसके हिसाब से भी कट ऑफ और कभी कभी कॉलेज का जो बजट है वो भी वेरी करता है। तो फिलहाल हम विस्तार से इस वीडियो में ये समझेंगे कि कर्नाटक में अभी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है ताकि आप अपने बेस्ट कॉलेज तक पहुंच सकें। तो मैं बेसिकली आपको काउंसलिंग रूल्स समझाने वाला हूं और उसमें आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप बेस्ट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं और अपने आप को एलिजिबल बना के भी रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाए तो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होते हैं। 2023 में रजिस्ट्रेशन का मौका 4 बार दिया गया था। राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। मॉपअप राउंड में भी जनरली रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। कभी कभी अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो वो और बात है, लेकिन मॉपअप की जब काउंसलिंग चल रही होती है उस समय में रजिस्ट्रेशन खुलता है, बट वो स्ट्रे राउंड के लिए खुलता है और उसमें मेरिट वाली सीटें नहीं होती जो अदर कोटे की भारी भरकम फीस है वो उसके लिए खुलता है। तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ राउंड 1 से पहले होता है। अपग्रेडेशन की अगर बात करें
क्या कर सकते हैं, राउंड 1 में अगर सीट मिली उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस पर एडमिशन पूरा करते हैं, तब आपको अपग्रेडेशन का एक मौका मिलता है राउंड 1 से राउंड 2 तक। लेकिन राउंड 2 के बाद आप मॉप अप या फिर स्टे राउंड में अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हैं। बात कर लें चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग के बारे में आपको बता दूं, चॉइस फिलिंग करने का भी आपको सिर्फ एक मौका मिलता है और वो एक मौका होता है राउंड 1 के समय में। जी हाँ, राउंड 1 में आप जो चॉइस फिलिंग करते हैं वो सेम चॉइसेस राउंड 2 में भी कंसीडर की जाती हैं। और अगर बात करें मॉपअप की, तो मॉपअप ऑफलाइन होता है, वहां पे जिस भी कॉलेज में सीट है आपको ऑन स्पॉट वहां पे डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसीलिए राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है उसको सही तरीके से करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्नाटक की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें चॉइस फिलिंग को ऑप्शन एंट्री कहा जाता है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो ऑप्शन एंट्री है यही चॉइस फिलिंग है, यानी कि कॉलेज को प्रायोरिटी के ऑर्डर में जो सजाना होता है उसे कर्नाटक में हम ऑप्शन एंट्री कहते हैं। क्योंकि सिर्फ एक बार आपको ये मौका मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कॉलेजेस को टॉप टू बॉटम की प्रायोरिटी में सजाना है उनकी क्वालिटी के हिसाब से। जब राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही होगी तब वहां पे आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। आपने पहले से जो भी ऑप्शंस भर रखे हैं आप सिर्फ उनको रीअरेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। आप कोई नया कॉलेज ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे नया कॉलेज ऐड नहीं कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि कर्नाटक में ये नियम है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया और अगर आपने वहां पे कोई भी ऑप्शन एंट्री नहीं की, यानी कि कोई भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग आपने नहीं की, तब आप राउंड 2 के लिए और मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको कर्नाटक की काउंसलिंग में बने रहना है तो भले ही कोई एक कॉलेज भरें, लेकिन चॉइस फिलिंग करनी जरूरी होती है। राउंड 1 से राउंड 2 में अगर अपग्रेड में जा रहे हैं तब क्या होगा, आपके जो हायर ऑप्शंस हैं सिर्फ वही कंसीडर होंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि राउंड 1 में आपने कई सारे कॉलेजेस भरे और वहां पे आपको मान लेते हैं कि आपने 30 कॉलेजेस भरे और इसमें से जो 25th नंबर का कॉलेज था ये आपको राउंड 1 में अलॉट हो गया। ठीक है, तो आपने इस पे जाके एडमिशन ले लिया, आप अपग्रेड में चले गए और इसके बाद जब राउंड 2 की काउंसलिंग होगी तब क्या होगा, आपने जो राउंड 1 में टोटल 1 से लेके 30 तक चॉइस फिलिंग की थी, इसमें से 25वां नंबर आपको ऑलरेडी राउंड 1 में अलॉट हो चुका है। तब राउंड 2 में जब अपग्रेडेशन होगा तब आपके लिए एक नंबर चॉइस से लेके 25 नंबर तक की चॉइस जो है सिर्फ उसे ही कंसीडर किया जाएगा। इसके नीचे की जो भी चॉइसेस हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी। हालांकि राउंड 2 में आपको ये मौका जरूर मिलेगा कि अगर ये 25वें नंबर का कॉलेज आपको राउंड 1 में मिल चुका है तो 1 से लेके 25 के बीच के कॉलेजेस को आप रीअरेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा सिर्फ आप 1 से लेके 25 तक ही कर पाएंगे। इसके नीचे का जो भी कॉलेज होगा भले ही वो बहुत टॉप का कॉलेज हो और ये संभावना हो कि वो आपको मिल सकता है, लेकिन आप इसको ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग जो भी करनी है उसका सीक्वेंस एकदम परफेक्ट रखना है। चलिए अब आगे की प्रक्रिया समझ लेते हैं। ऑप्शन एंट्री के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है मॉक अलॉटमेंट का। और जो मॉक अलॉटमेंट होता है वो इंडिकेटिव होता है, यानी कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से आपको एक जानकारी मिलती है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है। और चाहे तो आप उसके बाद अपने ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हैं, ऑप्शंस ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मॉक अलॉटमेंट में कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वही फाइनल में भी हो, इस बात की संभावना कम होती है। जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें वो बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पहला स्टेप है। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, राउंड 1 का रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट आता है तो इसके बाद क्या करना होता है, अगर आपको सीट नहीं मिली है तब तो आप राउंड 2 का वेट करेंगे। अगर सीट मिल गई है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको यहाँ पे चॉइसेस एक्सरसाइज करनी है। अब इस चॉइस एक्सरसाइज को ऑप्शन एंट्री से कंफ्यूज मत करिएगा। ऑप्शन एंट्री का मतलब है चॉइस फिलिंग और चॉइस एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको सीट अलॉट हो गई है और उसके बाद आप क्या चाहते हैं, आपको अपग्रेडेशन करना है, काउंसलिंग से बाहर होना है या फिर अपनी काउंसलिंग सीट एक्सेप्ट करके खत्म करनी है। इसके लिए चॉइस एक्सरसाइज करना
मैंडेटरी है। अगर ये नहीं करेंगे तब क्या होगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है जिनको भी सीट मिली है कि उनको यहाँ पे कुछ न कुछ चॉइसेस एक्सरसाइज करनी है। क्या है ये चॉइसेस अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई है वो सीधे सीधे राउंड 2 का इंतजार करेंगे। चलिए अब क्या क्या चॉइसेस होती हैं वो देख लेते हैं। चॉइस 1 क्या होता है, सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, यानी आपका नंबर 1 जो फेवरेट कॉलेज था वो आपको मिल चुका है, आपको अपग्रेड में नहीं जाना है। तब आप क्या करेंगे, तब आप चॉइस 1 सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप राउंड 2 या फिर मॉपअप या आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आगे का स्टेप क्या होगा, आपको लॉगिन करने के बाद वहां से ई चालान मिलेगा या फिर आप NEFT RTGS से या फिर पेमेंट गेटवे के थ्रू जो भी फीस है वो फीस भर देंगे। उसके बाद एडमिशन लेटर अपना डाउनलोड करेंगे और उस एडमिशन लेटर को लेके आप कॉलेज जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए जिस कॉलेज में आपके एडमिशंस हुए हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से ऑप्शन एंट्री वाले पेज पे जाना है, अपने क्रेडेंशियल्स देकर लॉगिन करना है और केईए को इन्फॉर्म करना है कि मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। ये एक जरूरी प्रक्रिया है, इसमें मत चूकिएगा वरना ज्वाइन सीट आपकी कैंसिल हो सकती है। चलिए जो सेकंड चॉइस होती है इसका मतलब होता है होल्ड एंड अपग्रेड। आपने 20 ऑप्शन डाले, उसमें से आपको 10वें नंबर का कोई कॉलेज मिल गया, आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप उस पे जाके एडमिशन ले लेंगे और चले जाएंगे अपग्रेड में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फीस पे कर देनी होगी ऑनलाइन, लेकिन आप एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कहीं भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे राउंड 2 की प्रतीक्षा करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको या तो सीट पे अपग्रेडेशन मिलेगा या फिर आप राउंड 1 वाली सीट को रिटेन करेंगे। जैसे ही आपकी सीट अपग्रेड होती है, जो पुरानी सीट है वो तुरंत कैंसिल होके किसी और को चली जाती है, तो आपको जो अपग्रेडेड ऑप्शन है वो आपके लिए फाइनल होगा और इसके बाद आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। चलिए चॉइस 3 क्या है, चॉइस 3 फ्री एग्जिट है। जी हाँ, यानी कि आपको सीट अलॉट हुई है, आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। आपको वहां पे क्या करना है, लॉगिन करके यहाँ पे आपको चॉइस 3 सेलेक्ट कर लेनी है। यानी कि आपको जो सीट अलॉट हुई थी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि आपने जो भी चॉइसेस फिल की थी उनमें से वो कॉलेज जो आपको राउंड 1 में अलॉट हुआ था वो डिसेबल हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो आपके राउंड 2 में एज इट इज रहेंगे। आप चाहें तो राउंड 2 की जब काउंसलिंग चलेगी तो वहां पे अपने ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हैं या फिर रीऑर्डर कर सकते हैं। और अगर राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिलती है तब भी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में आप एलिजिबल रहेंगे। और अब आता है चौथा ऑप्शन चॉइस 4, यानी कि आपको जो भी सीट मिली है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है और अब आप काउंसलिंग से खुद ही एग्जिट ले रहे हैं, यानी कि आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। काउंसलिंग आपकी यहीं पे खत्म हो जाएगी, आप मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर सीट एक्सेप्ट कर चुके हैं, छोड़ना चाहते हैं, तब कब तक छोड़ सकते हैं, आप राउंड 2 की जो ऑप्शन एंट्री होती है उसके लास्ट डेट तक अपनी सीट छोड़ सकते हैं। आपने जो भी फीस पे की होगी उसमें से 5,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, 5,000 रुपए की पेनल्टी भी लगती है और आप इसके बाद मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये काउंसलिंग के नियम हैं। आपको एक बार दोहरा देता हूं कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन एंट्री नहीं की, यानी कि चॉइस फिलिंग में आपने कोई भी कॉलेज का नाम नहीं डाला रजिस्ट्रेशन के बाद, तब आप सीधे सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, मॉपअप के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। या फिर अगर आपको राउंड 1 में सीट मिलती है और आपने कोई भी चॉइस एक्सरसाइज वहां पे नहीं की है तब भी आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये जो चॉइस एक्सरसाइज है इसका मौका सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में मिलता है। राउंड 2 में सीट मिली तो आपको एक्सेप्ट करना है, छोड़ देंगे तो फिर मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और सीट नहीं मिली तो आप मॉपअप राउंड के लिए वहां पे एलिजिबल होते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी राउंड 2 के बारे में दोहरा देता हूं। राउंड 2 के लिए ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल होंगे, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में चॉइस 2 सेलेक्ट किया था, यानी कि जिन्होंने सीट को एक्सेप्ट किया था और उसके बाद अपग्रेडेशन में गए थे, पेमेंट कर चुके हैं, वो एलिजिबल होंगे। ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे जिन्होंने चॉइस 3 किया था, यानी कि जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था, और वो कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट नहीं मिली थी वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे।
इसके बाद ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल नहीं होंगे वो भी देख लीजिए। चॉइस 1 वाले कैंडिडेट यानी कि उन्हें जो सीट मिली थी उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वहां पे अपनी काउंसलिंग खत्म कर ली। चॉइस 4 वाले कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग ही छोड़ दी क्योंकि वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर उनको कहीं और पे सीट मिल गई थी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी चॉइस एक्सरसाइज नहीं की अलॉटमेंट के बाद, जी हाँ, राउंड 1 में सीट मिली, कोई भी चॉइस वहां पे जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं की वो काउंसलिंग से बाहर हो गए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1 और 2 फर्स्ट राउंड के चॉइसेस में एक्सरसाइज किया था लेकिन उसके बाद उन्होंने पेमेंट नहीं किया, यानी कि जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो भी राउंड 2 की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। और कौन से कैंडिडेट हैं जो राउंड 2 पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? जिन्होंने चॉइस 1 सेलेक्ट किया था वहां पे सीट अलॉटमेंट के लिए और उसके बाद एडमिशन ऑर्डर कलेक्ट नहीं कर पाए थे। मैंने अभी अभी बताया था कि राउंड 1 में आपको सीट मिलती है, आपको अगर अपग्रेड करना है या फिर एडमिशन लेके काउंसलिंग वहां पे खत्म करनी है तो सबसे पहले आपको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद आप एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कैंडिडेट कॉलेज जाएगा, वहां पे रिपोर्ट करेगा और रिपोर्टिंग करने के बाद केईए की वेबसाइट पे जाके अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करके वो केईए को अपडेट करेगा कि मैंने जो एडमिशन प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन लिया और बाद में सीट सरेंडर कर दी वो भी राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा तब क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी चॉइसेस एक्सरसाइज नहीं करनी है। कैंडिडेट जिनको सीट मिल गई है किसी भी डिसिप्लिन में उनको पूरी की पूरी फीस देनी होगी। अगर वो फीस नहीं देते हैं लास्ट डेट से पहले तो उनकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 2 में सीट मिलती है और वो रिपोर्ट नहीं करते हैं कॉलेज को तो यहाँ पे केईए ने लिख रखा है कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि राउंड 1 में आपको पता चल जाता है कि कट ऑफ कितनी जा रही है। चूंकि राउंड 2 में नए कैंडिडेट्स एंटर नहीं हो सकते हैं तो ये बिल्कुल तय बात है कि राउंड 1 से राउंड 2 की कट ऑफ कितनी नीचे जाएगी। 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर तक भी नीचे जाती है, ये डिमांड पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट आपको अंदाजा लग जाता है कि राउंड 2 में आपको क्या मिलने वाला है। तो अगर ऐसी प्लानिंग है कि हमें सीट नहीं लेनी है तो चॉइस एंट्री के समय में, ऑप्शन एंट्री के समय में आपको बाकी के कॉलेजेस वहां पे डिलीट कर देने हैं। चलिए अब मैं आपको मॉपअप के नियम बता देता हूं। मॉपअप के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो मैं एक एक करके जितने रूल्स हैं वो सब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 में यह बात लिखी गई है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली उन्होंने चॉइस 1 या चॉइस 2 डाला या फिर जिनको सेकेंड राउंड में सीट मिली वो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फर्दर ऐसे कैंडिडेट जिनको ऑल इंडिया कोटे या फिर डीम्ड के थ्रू सीट मिल चुकी है वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि सीट मिलने का मतलब यहाँ पे यह है कि जिनको सीट मिलने के बाद एडमिशन मिल गया है, जरा सी मिस्टेक है यहाँ पे केईए की तरफ से, लेकिन मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया है किसी दूसरे स्टेट में किसी कॉलेज को या फिर ऑल इंडिया कोटे के थ्रू या फिर डीम्ड कॉलेजेस के थ्रू, तब आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी ऑप्शन या फिर चॉइस एक्सरसाइज नहीं की थी, यानी कि जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की थी या फिर जिन्होंने अलॉटमेंट के बाद वहां पे चॉइस एक्सरसाइज नहीं की थी, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। चौथे पॉइंट में लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव जॉइन्ड द कॉलेज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसिलिंग और डीम्ड यूनिवर्सिटी आर नॉट एलिजिबल। तो ये आप सबको पता है कि जो लिस्ट होती है सेंट्रल की और जो स्टेट की वो अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आती है और उनके बीच में आदान प्रदान होता है ये पता करने के लिए कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो फाइनल एडमिशन ले चुके हैं। देखिए एक बात और लिखी है, ऐसे कैंडिडेट जो कि डेंटल की सीट ले चुके हैं राउंड 1 या फिर राउंड 2 में वो चाहे तो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मॉपअप में वो अपनी डेंटल की सीट को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनके स्कोर पे अगर कोई एमबीबीएस की सीट मिलती है तब वो वहां पे अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ऐसे कैंडिडेट जिनके बैकअप में डेंटल का ऑप्शन है वो इसका फायदा यहां उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे कैंडिडेट जिनका रजिस्ट्रेशन मॉपअप से पहले हुआ है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनको एंट्री पास डाउनलोड करना होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मॉपअप की जो काउंसलिंग होती है ये ऑफलाइन होती है। मल्लेश्वरम बेंगलोर में जो केईए का ऑफिस है वहां पे ये ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट होती है, तो वहां पे आपको अपीयर होने के लिए
एंट्री पास की जरूरत पड़ेगी। उस समय में केईए की वेबसाइट पे एक लिंक आता है जहां पे जाके आप एंट्री पास जनरेट करते हैं। आप अपने साथ किसी एक व्यक्ति को ले जा सकते हैं, उसकी फोटो आपको वहां पे लगानी होती है और जब काउंसलिंग चल रही होगी तो आप दोनों को उसी एंट्री पास के बेसिस पे वहां पे एंट्री दी जाएगी। तो जो मॉपअप में आपको चीजें चाहिए होंगी वो आपका एंट्री पास चाहिए होगा, वेरिफिकेशन स्लिप आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ये एडमिशन के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, तो इसको आपको हमेशा संभाल के रखना है। और क्या जरूरी होता है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में, आपको फीस जरूरी होती है। जी हाँ, फीस का डिमांड ड्राफ्ट, मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट आप ले सकते हैं अलग अलग डिनोमिनेशन का। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जो कॉमन फीस है वो तो 10,92,000 है। इतने की डीडी बनाएंगे तो इस फीस के सभी कॉलेजेस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप रमैया का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो अगर उनकी फीस 22 लाख रुपए है तो एक डीडी आप 10,92,000 की बना लेंगे और दूसरी डीडी इसके बीच का जो डिफरेंस है उस अमाउंट की बना लेंगे, तो दोनों ही तरह के कॉलेजेस जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको काउंसलिंग जब मॉपअप की चल रही होगी तब बता दूंगा। इसके साथ साथ आपको अंडरटेकिंग देनी होती है। किस बात की? इस बात की अंडरटेकिंग कि आपने ऑल इंडिया कोटा या डीम्ड से कोई भी सीट अब तक नहीं ली है। तो ये अंडरटेकिंग आप बनवा के स्टाम्प पेपर पे लेके जा सकते हैं या फिर जहाँ केईए का ऑफिस है वहाँ बिल्कुल पास में ये सुविधा मौजूद है, तो आप वहाँ से भी इसे बनवा सकते हैं। और साथ साथ एक डिक्लेरेशन देना होता है कि अगर आप मॉपअप में सीट ले रहे हैं तो आप उसे कैंसिल नहीं करेंगे। इन केस आप कैंसिल करते हैं तब जो भी डीडी आपने जमा की थी उस सीट की अलॉटमेंट के लिए वो पूरी की पूरी डीडी जब्त हो जाएगी और इसके बाद आप भविष्य में उनकी सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और क्या गाइडलाइन है? देखिए, कैंडिडेट को वहां पे पर्सनली प्रेजेंट होना होगा, वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। कैंडिडेट का होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने फीस की बात की इससे पहले वो केईए के नाम से बनती है, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केईए पेएबल एट बैंगलोर। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की। मॉपअप के समय में आपको मॉपअप से रिलेटेड जानकारी दे दूंगा। अभी बस इतना बता देता हूं कि मॉपअप राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। तो देखिए, इसका एक फ्लो चार्ट है। यहाँ पे पहले राउंड में अगर किसी कैंडिडेट ने चॉइस 1 डाला, अब उसने सीट ज्वाइन नहीं की या फिर सीट कैंसिल कर दी, वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। राउंड 1 का रिजल्ट आया, किसी ने वहां पे चॉइस 2 डाला यानी कि उसने सीट को एक्सेप्ट किया, अपग्रेडेशन में गया, इसके बाद उसने फीस नहीं पे की या फिर उसने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया, वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने खुद से ही एग्जिट ले लिया काउंसलिंग से राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद, वो भी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनको अलॉटमेंट हुई और उन्होंने चॉइस एंट्री नहीं की, जो 4 चॉइसेस मैंने बताई हैं, वो भी एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑप्शन एंट्री की थी यानी कि कॉलेज की प्रेफरेंसेस भरी थी और उनको कोई सीट नहीं मिली, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब अगर बात कर लें सेकेंड राउंड की, तो सेकेंड राउंड में चॉइस 2 जो राउंड 1 में चॉइस 2 डाल के आए थे उनकी सीट अपग्रेड हो गई या फिर सेम सीट उनकी रिटेन हुई या फिर उन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया और किसी भी कारण से उनका अगर कैंसिलेशन हो गया तो वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चॉइस 3 वाले कैंडिडेट फर्स्ट राउंड के यानी कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लिया था, उन्होंने अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया या फिर सीट कैंसिल कर दी, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 की काउंसलिंग में चॉइस 3 डाला था यानी कि फ्री एग्जिट ली थी और राउंड 2 में उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, वो कैंडिडेट मॉपअप राउंड में एलिजिबल होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट मिली और उन्होंने उसे ज्वाइन किया नहीं किया या फिर सीट कैंसिल कर दी, वो भी मॉपअप राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट देखिए नॉट गिवन ऑप्शन बोथ इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड यानी कि जिन्होंने कॉलेज की प्रेफरेंस नहीं भरी वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि चॉइस एंट्री जब एक ही बार हो रही है, चॉइस फिलिंग ऑप्शन एंट्री जब एक ही बार हो रही है, तो यहाँ पे सेकेंड राउंड क्यों लिखा है? अगर कोई नया कॉलेज ऐड होता है अचानक से, अगर किसी नए कॉलेज को परमिशन मिल जाती है और उसको काउंसलिंग में सम्मिलित करना है, तब राउंड 2 के समय में कि ये प्रोविजन देता है कि आप कॉलेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है बोथ इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड। और ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिली है वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो आशा करता हूँ आपको एलिजिबिलिटी के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आप अपने आप को अंत तक एलिजिबल
रख सकते हैं। तो एक बार दोहरा देता हूं, ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट मिल गई, उन्होंने सीट ज्वाइन कर ली और वो अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं, तब उनको क्या करना है, 5,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी और 5,000 रुपए प्रोसेसिंग फी, यानी कि उनकी फीस में से 5,000 डिडक्ट हो जाएंगे और 5,000 उनको अलग से देना है। फिर वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। कब छोड़ सकते हैं? सेकेंड राउंड में ऑप्शन एंट्री से पहले। ऐसे कैंडिडेट जो मॉपअप के बाद सीट छोड़ने वाले हैं, उनके लिए क्या नियम है, वो सीट लास्ट डे से पहले, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उससे पहले अपनी सीट सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उन पे 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, 5,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी देनी होगी और जो टोटल फीस उन्होंने कॉलेज की पे की थी, वो पूरी की पूरी जो फीस है वो फोरफिट हो जाएगी। तो ये काउंसलिंग के नियम मॉपअप राउंड तक के। जो स्टे राउंड होता है वो ऑफलाइन होता है, फिजिकल लेवल होता है और कॉलेज लेवल होता है। जी हाँ, जो भी वैकेंट सीट्स होती हैं वो कॉलेज को भेज दी जाती हैं। तो ऐसे में कॉलेज के माध्यम से आपको यहाँ पे एडमिशंस लेना है। कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे? ऐसे कैंडिडेट जिनको मॉपअप राउंड तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है यहाँ पे, लेकिन ये जो सीटें होती हैं वो भले ही ओपन कोटे की हों, लेकिन कॉलेजेस क्या करते हैं, उनको अदर कोटे की फीस पर देते हैं और जो एनआरआई सीट्स बची हुई होती हैं वो भी इस अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, उसी फीस के कॉलेजेस स्टे राउंड में मिलते हैं। भले ही आपका स्कोर 600 हो, लेकिन अगर स्टे राउंड में कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां आपको भारी भरकम फीस देनी होती है। हाँ, ये सीट्स नहीं भर पाती तो यहाँ पे फीस नेगोशिएशन जरूर होती है, लेकिन यही वो सिचुएशन है जहां पे आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। तो कर्नाटक का ये बेनिफिट है कि आपका स्कोर अच्छा है, तब आप यहाँ पे 11 लाख पर ईयर की फीस पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम है, यानी कि आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, कम से कम आपके 137 स्कोर हैं, क्योंकि कैटेगरी क्वालिफाइड यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, तब भी आप यहाँ के बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ सकते हैं। कंडीशन बस ये है कि आपकी जो फीस है वो काफी ज्यादा होगी। तो जैसा मैं बता रहा था, यहाँ पे 40 लाख रुपए पर ईयर वाली जो जितनी सीटें हैं ज्यादातर खाली रह जाती हैं, वो नेगोशिएट होती हैं कॉलेज के लेवल पे। यहाँ पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक अग्रीमेंट होता है आपके बीच में और कॉलेज के बीच में, और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी अग्रीमेंट हो उसकी कॉपी आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जो भी बजट होता है वो हर रोज का एक अलग अलग बजट होता है, वो एज पर सिचुएशन होता है। पर फिर भी आपके साथ जो बजट तय हो गया है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव कॉलेज न कर सके, इसके लिए आपके पास एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कर्नाटक की काउंसलिंग का। तो जो लोग भी यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे, इस बात की उम्मीद ज़्यादा है कि मैं खुद वहाँ पे मौजूद रहूँगा, तो आपसे मिलने का एक मौका भी मिलेगा मुझे वहाँ पे, और जो भी वहाँ पे ऑन स्पॉट गाइडेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कैंडिडेट जो कि नेगोशिएटेड फीस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिनका स्कोर कम है और कर्नाटक में एडमिशन चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।